हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाई के ऊपर। तो आ गए अपन लोग एक और पेपर लेकर के, जो कि हुआ था आप लोगों का यूपी पीजीटी 2013 में। ज्योग्राफी के पेपर अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले अपन लोगों ने दो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और आज आप लोगों का ये भी कंप्लीट होने वाला है। टोटल इसमें 125 क्वेश्चन, इसको अपन लोग 2 घंटे में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले आप लोग अपना काम कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो इसको आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला यहाँ पे दिया गया है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था। किसने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। जो आप लोग प्लेटों को पढ़ते हैं ना, स्थल मंडल पे आप लोग रह रहे हैं, प्लेटों को अलग अलग प्लेटों पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो वो किसने यूज किया था। आर्थर होम्स के द्वारा, टूजो विल्सन के द्वारा, ली पिचोन के द्वारा, या फिर हैरी हेस के द्वारा। तो यहाँ पे जो प्लेट शब्द दिया गया है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था टूजो विल्सन के द्वारा, ठीक है। खाने वाली प्लेट नहीं है, रहने वाली प्लेट है ये। टूजो विल्सन के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगर बात आए प्लेट विवर्तनिकी की, जो आप लोग घटनाएं पढ़ते हैं, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, विवर्तनिकी, इसका इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आप लोग याद रखेंगे, मोर्गन। मोर्गन के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी का यूज किया गया था। और प्लेट का जो सबसे पहले यूज किया गया था वो टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ये जो पुस्तक है ज्योग्राफी जर्नलिस्ट, किसके द्वारा लिखी गई थी। वारेनिस के द्वारा, क्लूवेरियस के द्वारा, हम्बोल्ट के द्वारा, कांट के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो पुस्तक दी गई है, ये लिखी गई थी वारेनियस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी, वारेनियस के द्वारा ये लिखी गई थी। वारेनियस कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो वारेनियस को याद रखेंगे आप लोग, ये जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे। और इनकी जो रचना थी सामान्य भूगोल, जिसको आप लोग ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ये सामान्य भूगोल लिखा आता है, ठीक है। ये क्या लिखा आता है, सामान्य भूगोल लिखा आता है। दो भागों में इसको विभाजित किया गया। दो भागों में कौन कौन से, सामान्य भूगोल जिसमें विश्व का भूगोल पढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पे विशिष्ट भूगोल, इसमें क्षेत्र विवरण भूगोल को पढ़ा जाता है। इतना आप लोगों को जानना नहीं है, इसमें सिर्फ यही लिखिएगा कि किसके द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। कहाँ पे भूकंप आता है सबसे पहले, यानी कि जहाँ पे भूकंप की शुरुआत होती है। भूकंप केंद्र पर, भूकंप मूल पर, अभिकेंद्र पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहां पे भूकंप आता है सबसे पहले जो महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, वो कौन सा होता है, वो होता है भूकंप केंद्र, ठीक है। क्या होता है ये, भूकंप केंद्र होता है। ए ऑप्शन आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जहां पे भूकंप की तरंगें सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है, उसको आप लोग याद रखेंगे, उसको कहा जाता है भूकंप मूल, ठीक है। फोकस जिसको आप लोग जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो भूकंप केंद्र होता है, इसको आप लोग कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर इसको कहते हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। काष्ठ शिलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ पे मिलता है। यूगोस्लाविया में, फ्रांस में, मेक्सिको में, चीन में। ये क्वेश्चन लगातार तीनों साल पूछा गया है। 2021 में भी पूछा गया है, 2000 ये जो आपका 16 वाला पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है, और इसमें भी पूछा गया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूगोस्लाविया इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो काष्ठ शिलाकृतियां होती हैं वो किसके लिए फेमस है, कौन सी जगह फेमस है इसके लिए, तो वो आप लोगों की हो जाएगी यूगोस्लाविया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो काष्ठ शिलाकृति होती हैं वो कौन सी होती हैं, चूने पत्थर वाली जगह होती है। क्या होती है, चूने पत्थर वाली जगह होती है, जिनको आप लोग किस नाम से जानते हैं, काष्ठ शिलाकृति के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। मानव भूगोल की, भौतिक भूगोल की, नगरीय भूगोल की, या फिर राजनीतिक भूगोल की। तो यहाँ पे आर्थिक भूगोल को आप लोग किस में पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल को आप लोग पढ़ते हैं किसमें, मानव भूगोल में। किसमें पढ़ते हैं, मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो आर्थिक भूगोल किसकी शाखा हो जाएगी, मानव भूगोल की हो जाएगी। आप लोगों ने 11th क्लास की बुक को पढ़ा होगा, इसमें जो सबसे पहले इसका डिवीजन किया गया है भूगोल का, कौन से किस में आप लोग पढ़ते हैं, तो वो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूपी गवर्नमेंट की सभी बुक्स और जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़िएगा, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बताना है। टीटागढ़ जूट उद्योग बता रहा है, मुंबई में लोहा इस्पात बता रहा है, कोरबा में एल्यूमिनियम बता रहा है, धारीवाल में ऊनी वस्त्र बता रहा है। अब यहाँ पे से कौन सा गलत है, यानी कि 3 सही है, एक यहाँ पे कोई गलत दिया गया है, वो आप लोगों को बताना है। तो जो गलत है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो टीटागढ़ दिया गया है, ये टीटागढ़ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल में है। फेमस किसके लिए, जूट उद्योग के लिए, ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि मुंबई है, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये लोहा इस्पात बता रहा है, तो यहाँ पे डाउट है, इसको रोक लीजिए। फिर आता है आप लोग का कोरबा, कोरबा ये एल्यूमिनियम में बता रहा है, और कोरबा है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। धारीवाल में ऊन बता रहा है, धारीवाल कहाँ पे है, पंजाब में है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है, टीटागढ़ में जूट उद्योग बता रहा है, कोरबा में एल्यूमिनियम बता रहा है, ये भी ठीक है। धारीवाल में पश्चिम बंगाल, सॉरी, धारीवाल में ये ऊनी वस्त्र बता रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा। मुंबई में लोहा इस्पात बता रहा है, तो इसको गलत कर देंगे, क्योंकि मुंबई में क्या होता है, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। क्या है यहाँ पे, सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पे, तो इसको आप लोग गलत कर देंगे और यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मोनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है, हवाई द्वीप का है, अलास्का का है, इटली का है, या फिर जापान का है। कहाँ का है ये सक्रिय ज्वालामुखी, इसका आंसर कीजिए। तो जो मोनालोवा है ये कहाँ का ज्वालामुखी हो जाएगा, हवाई द्वीप का हो जाएगा, जो कि एक कैसी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, सक्रिय है या फिर विषुप्त है, यानी कि इसमें से क्या होता है, हमेशा यहाँ से धूल, धुआं, बाष्प, गैस, राख, लावा, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ बाहर की ओर में निकलते ही रहते हैं, इसीलिए वो क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है। चलिए, जो सक्रिय ज्वालामुखी अगर अगर आप लोग आज के टाइम में देखें, तो 500 से अधिक इनकी संख्या अभी भी है ज्वालामुखी की सक्रियों में। ठीक है, अगर आप लोग इनके जो सक्रिय ज्वालामुखी है इनके उदाहरण याद रखें, तो यहाँ पे आप लोग जैसे एक तो दिया गया है कि जो मोना लोआ है ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप में है। दूसरा यहाँ पे जो अर्जेंटीना में चिली की सीमा पर एक ओजस डेल सालाडो है, ओजस डेल सालाडो। ठीक है, ये भी कैसा है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक माउंट इरेबस है, माउंट इरेबस, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इन तीनों के उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती कैसी मिट्टी में अच्छी होती है, रेगुर में, लेटेराइट में, जलोढ़ मिट्टी में, या फिर लाल मिट्टी में। तो जो कपास की खेती होती है वो किस में बढ़िया होती है, ये होती है काली मिट्टी, जिसको आप लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, काली मिट्टी, जिसको आप लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। इसको अंतरराष्ट्रीय रूप में अगर देखा जाए तो इस मिट्टी का एक और नाम है जिसको आप लोग जानते हैं चरनोजम। चरनोजम यही वाली मिट्टी होती है जिसको आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर जानते हैं, और ये क्या होती है, कपास के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त यानी कि सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है लोहा, चूना, ठीक है, लोहा होता है यहाँ पे, चूना होता है, कैल्शियम होता है, पोटास होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें कई सारे मतलब खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण जो कपास के लिए अच्छी खेती मानी जाती है, सॉरी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया किसी एग्जाम में, जो ज्योग्राफी का एग्जाम हो, वहां पे इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो पेपर बेकार है। वॉल्टर पेंक, डब्ल्यू एम डेविस, जी के गिलवर्ट, एल सी किंग। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, संरचना, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है, ये कहा गया था डेविस महोदय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था, डेविस महोदय के द्वारा कहा गया था। 1899 में इन्होंने अपनी एक अवधारणा दी थी, जिसको आप लोग जानते हैं भौगोलिक चक्र संकल्पना। ठीक है, भौगोलिक चक्र संकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, और ये जो दिया गया है यहाँ पे स्थल रूप संरचना और प्रक्रम, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं त्रिकूट।
डेविस का त्रिकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? अब यहाँ पे चार जलप्रपात दिए गए हैं आप लोगों को, इनको बताना है कि कौन सा यहाँ पे गोवा में स्थित है। लैंडसिंग प्रपात है, धुआंधार प्रपात दिया गया है, दूध सागर प्रपात है, नोखा लीकई प्रपात है। तो कौन सा यहाँ पे है जो कि गोवा में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे जो गोवा में स्थित होगा वो कौन सा हो जाएगा? दूध सागर प्रपात। ठीक है, किस पे है ये? दूध सागर प्रपात है जो कि गोवा में है, और इसके साथ में वो कर्नाटका की सीमा पर भी है। ठीक है, किसकी सीमा पर है? कर्नाटक की सीमा पर भी है। नदी मांडवी नदी पर ये प्रपात बना हुआ है, मांडवी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? चार धाराएं दी गई हैं यहाँ पे से, कौन सी जल धारा है जो कि हिंद महासागर की नहीं है? तो यहाँ पे जो दी गई है, अग्लुआस की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिण हिंद महासागर की धारा, बेंगुएला की धारा। तो यहाँ पे देखिए जो तीन धाराएं वो तो हिंद महासागर की हैं, चौथी जो दी गई है यहाँ पे बेंगुएला की धारा। किसकी? ये जो बेंगुएला की धारा है ये एक ठंडी जलधारा है। कैसी है ये? ठंडी जलधारा है, जो कि कहाँ पे प्रवाहित होती है? ये होती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो कौन सा आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा? डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। गोकुर झील को जाना जाता है किस नाम से? बिल्लाबोंग से, मोट झील से, बायू से, या फिर उपयुक्त सभी से? तो जो गोकुर झील है इसके कई सारे नाम हैं, किस किस नामों से इसको जाना जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो गोकुर झील है इसको बिल्लाबोंग कहा जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसको बिल्लाबोंग कहा जाता है, यानी कि एक नाम इसका ये सही हो जाएगा। और इसको मोट झील भी कहा जाता है, वायु भी कहा जाता है, यानी कि जो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है उपयुक्त तो सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है कौन सा है? सुएज मार्ग, उत्तर महासागरीय मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, या फिर पनामा नहर मार्ग? कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा बिजी रहता है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा जो पानी के जहाज वगैरह ये सब चलते फिरते रहते हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो आप लोगों का उत्तरी अटलांटिक मार्ग है सबसे व्यस्ततम हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा बिजी मार्ग ये हो जाएगा, ट्रैफिक वाला ये क्षेत्र हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी वाले जो मार्ग है, ये जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, इसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं, बृहद ट्रंक मार्ग। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी इसको जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर है, 4200 मीटर है, 3900 मीटर है, या फिर 3000 मीटर है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो महासागर की, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई यहाँ पे पूछी गई है आप लोगों से, तो कितनी है? इसकी औसत गहराई है 3900 मीटर। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों को कितना हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर महासागरों की औसत गहराई आप लोगों से पूछे, सिंपल महासागर की यानी कि सभी की मिला के, तो वो कितनी है? 3800 मीटर। ठीक है, अगर हिंद महासागर की पूछे तो हिंद महासागर की कितनी हो जाएगी? 4000 मीटर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है, कहाँ पे होती है? अफ्रीका के तट के निकट में, एशिया के तट के निकट में, उत्तरी अमेरिका के तट के निकट में, या फिर दक्षिण अमेरिका के तट के निकट में? तो यहाँ पे जो कनारी की धारा आप लोगों से पूछी गई है, ये कहाँ पे बहती है और कौन से महासागर में बहती है ये भी बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए जो कनारी की धारा है, पहले तो यह याद रखिए कि ये बहती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, यानी कि ये अफ्रीका के तट के निकट बहती है। ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। भूगोल में प्रकृति में द्वैतवाद निम्नलिखित में से किस में है? ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल में,
आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में। तो जो द्वैतवाद है वो किस में रखा गया था? आप लोग द्वैतवाद में किसको पढ़ते हैं? तो देखिए, जो द्वैतवाद में आप लोग पढ़ते हैं, प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? प्रादेशिक को और क्रमबद्ध भूगोल को आप लोग पढ़ते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे जो द्वैतवाद आप लोग शब्द देख रहे हैं, इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो इसमें आप लोग नाम रखेंगे, याद रखेंगे बारेनियस का। ठीक है, बारेनियस का, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे, इन्हीं को डिक्टोनॉमी का जनक माना जाता है। सामान्य भूगोल इन्होंने लिखा था, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट, जो आप लोगों से अभी बुक पूछी गई थी। ये इन्होंने 1650 में प्रकाशित की थी। डेट याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि डेविस से पहले के हैं। और इन्होंने क्या किया था? भूगोल को दो भागों में विभाजित किया था। एक है इनका क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा इनका प्रादेशिक भूगोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कथन दिया गया यहाँ पे, बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, इसके आंसर बताने हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही से व्याख्या कर रहा है, या फिर ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, या फिर आर सही है। तो देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिहार जो है भारत का एक पिछड़ा राज्य है। अगर आप लोगों ने सच में पढ़ा होगा बिहार को, तो ये अभी भी पिछड़ा राज्य है। भले ही आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आईएएस पीसीएस बनते हैं, लेकिन फिर भी अभी ये पिछड़ा राज्य बना हुआ है। तो जो कथन ये कह रहा है वो ठीक है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का ये भी ठीक है कि यहाँ पे जो विकास स्तर होता है वो क्षेत्रीय भिन्नता यहाँ पे देखी गई है। लेकिन जो यहाँ पे एकमात्र कारण कारण ये बता रहा है कि क्षेत्रीय भिन्नता होती है, ये ठीक नहीं होगा। यहाँ पे कई सारे कारण भी हो सकते हैं पिछड़ा राज्य होने के लिए, एजुकेशन है, या फिर वहाँ पे लोगों की सोच है, गवर्नमेंट की सुविधाएं वगैरह है, यानी कि एक कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है और दूसरा दिया गया है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या तो नहीं हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉस्मोग्राफी है, इस शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी? मैकेंडर के द्वारा, हमबोल्ट के द्वारा, कांट के द्वारा, या फिर टोलेमी के द्वारा। तो यहाँ पे जो कॉस्मोग्राफी वर्ड है, इसकी रचना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? हमबोल्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हमबोल्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, या फिर 5 अक्टूबर को। तो इसको तो आप लोग गलत कभी कर ही नहीं सकते हो। जो विश्व पर्यावरण दिवस है, प्रति वर्ष मनाया जाता है, कब? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 से, शुरुआत इसकी हुई थी 5 जून से लेकर के 16 जून तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके द्वारा इसमें आयोजित किया गया था विश्व पर्यावरण सम्मेलन। विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, और उसमें कहा गया था 5 जून 1974 से सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। यानी शुरू कब से हुआ? ये 1974 से हुआ है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या फिर उपर्युक्त सभी में। जो सदाबहार वन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इसका आप लोगों को आंसर बताना है। यानी कि यहाँ पे जो सदाबहार वन होते हैं, इनको वर्षा कितनी चाहिए होती है? 200 सेंटीमीटर की यहाँ पे वर्षा होती ही रहती है। ठीक है, और वार्षिक तापमान अगर देखा जाए तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड का इनको वार्षिक तापमान होता है। तो ये जो वन वन पाए जाते हैं, असम में भी पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। यानी कि जो आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा। यानी कि उपर्युक्त सभी जो हैं, तीनों जो क्षेत्र दिए गए हैं, तीनों जो राज्य दिए गए हैं, वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, या फिर चतुर्थक में? तो यहाँ पर जो निर्माण उद्योग है वो कौन सी क्रियाओं में आते हैं आप लोगों को बताना है।
तो जो मानव की आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको 4 क्रियाओं में बांटा गया है। पहली जो आपकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो यहाँ पे जो निर्माण उद्योग दिया गया है, यानी कि पहला तो आप लोग का कौन सा होता है, जो कृषि वगैरह होता है। फिर उनका कृषि से यानी कि गेहूं बने, गेहूं का फिर निर्माण हुआ तो उससे क्या हुआ, आप लोगों के जो उद्योग वगैरह बनते हैं उससे विनिर्माण होता है उनका। ब्रेड बनती है, रोटियां बनती हैं, आटा बनता है। तो जो निर्माण उद्योग होता है वो कौन सी क्रिया में आती है, ये आते हैं द्वितीयक क्रिया में। ठीक है, पहले तो आप लोगों को क्या लगे, गेहूं लगे थे जो कि प्राथमिक में आ गए। अब उनका निर्माण हुआ, विनिर्माण हो गया, उद्योग बने, उद्योगों में उसका क्या हुआ, इंडस्ट्रीज लगी, वहां पे मशीनें लगी, मशीनों में उनका कार्य फिर से फिल्टर हुआ तो वो उसमें क्या होना, ब्रेड बन गए, जो आप लोग बन वगैरह खाते हैं ये सब बने। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन के द्वारा नहीं होता है? लटकती घाटी से, ग्रीस रंग के द्वारा, टार्न के द्वारा, ड्रमलिन के द्वारा। तो जो निर्माण है भूआकृति का, हिमानी के अपरदन द्वारा नहीं होता है, यानी कि सभी जो स्थलाकृति हैं किसके द्वारा बन रही हैं, हिमानी के द्वारा बन रही हैं। लेकिन एक यहाँ पे ऐसा कारक है जो कि अपरदन के द्वारा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का अपरदन के द्वारा नहीं हो रहा वो क्या होता है, ड्रमलिन होता है। क्या होता है, ये ड्रमलिन होता है। ड्रमलिन कैसे बनता है, ये निक्षेपण के द्वारा बनता है। कैसे बनता है ये, निक्षेपण के द्वारा बनता है। बाकी की यहाँ पर लटकती घाटी दी गई है, ग्रीस रंग दिया गया है, टर्न दी गई है, ये सभी कैसे बनते हैं, अपरदन के द्वारा बनते हैं। ड्रमलिन निक्षेपण के द्वारा बनता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार अपन लोगों को देखना है जनपदों का अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ में चलना है। तो चलिए इनको लगा लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे में अपन लोगों को चलना है। तो सबसे पहले अपन लोग चलेंगे, यहाँ पे जो होगा इलाहाबाद का होना चाहिए। ठीक है, इलाहाबाद का कितना है जनसंख्या, तो इलाहाबाद की है 59.54 लाख। ठीक है, फिर आते हैं आप लोगों के मुरादाबाद, मुरादाबाद की कितनी है, 47.72 लाख। और गाजियाबाद की कुछ 46 लाख के करीब में है। और लखनऊ की कितनी है, लखनऊ की है 45 लाख के करीब में। ठीक है, 45 के करीब में ही है, मतलब गाजियाबाद से कम है। तो जो ऑप्शन होगा आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके बाद में आप लोगों का आता है, नहीं यहाँ पर जो लखनऊ से पहले आजमगढ़, तो इसमें है नहीं है, हाँ ये ठीक होगा। इन ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगी, इसके जनपदों की जनसंख्या हो जाएगी। सी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, पीटरसन के द्वारा, बगरौन के द्वारा, बानगुत के द्वारा या फिर बोबेन के द्वारा। तो जो वर्षा का संलयन सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था किसके द्वारा, जे बेबोन के द्वारा। ठीक है, या फिर बोबेन के द्वारा। डी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए, भूगोल को भूदर्शीय आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था। कौन था कालक्रम विज्ञान मानने वाला, सावर था, डेविस था, हटिंगटन या फिर हर्टसोन। तो कौन मानता था, भूदस्य आकार के कालक्रम जो मानते थे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कार्ल ओ सावर की बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट। कार्लो सावर की एक बुक है जिनको आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा पूछी जाती है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, ये इन्होंने कब प्रकाशित की थी, यानी कि इसी की हिंदी है ये, सॉरी, हाँ ये इसकी हिंदी है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। हिंदी में पूछी गई, आप लोग इसका इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। 1925 में किसके द्वारा की गई थी ये, कार्ल ओ सावर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंडस्केप शब्द दिख रहा है आप लोगों को,
इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया था? सावर के द्वारा ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे कुछ बांध दिए गए हैं और उनकी नदी दी गई है। इनका आप लोगों को मिलान करना है, कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो चलिए, जो तिलैया बांध है ये कौन सी नदी पर बना है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, बराकर नदी पर तिलैया बांध बना हुआ है। अगर एक ही ऑप्शन को आप लोग देख रहे हो तो ऑप्शन आप लोगों का एक ही से आ रहा है, ठीक है। आंसर जो हो रहा है वो ए करेक्ट हो रहा है। आगे फिर भी देख लेते हैं। पंचेत हिल बांध है, ये बना है दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और जो माता टीला बांध है ये बना है बेतवा नदी पर। तो जो ऑप्शन है आप लोगों का ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में से कहा जाता है क्या? अपवादवाद, क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिकतावाद। क्या कहा जाता है क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, क्षेत्रीय विभेदन की जो अवधारणा होती है इसको कहा जाता है क्षेत्रीय अध्ययन में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो क्षेत्रीय अध्ययन है इसमें भी आप लोग नाम याद रखेंगे, हर्टसोन का, ठीक है। किसका नाम याद रखेंगे आप लोग? हर्टसोन का नाम याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन पर विभाजित किया था, या फिर इनको क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में जाना जाता है, हर्टसोन को ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पे है? मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, या फिर बेंगलुरु में? तो जो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे देखिए, लखनऊ में भी है और बेंगलुरु में भी है। तो इसमें दो दो आंसर करेक्ट है, लेकिन जो आयोग ने सी आंसर को करेक्ट माना था, तो आप लोग भी इसको करेक्ट मान लीजिए। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, पंजाब, नागालैंड, या फिर सिक्किम। सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन सा राज्य हो जाएगा? यहाँ पे परसेंटेज के आधार पर भी आप लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य होगा वो गोवा हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर संपूर्ण देश की अगर अभी जनसंख्या देखी जाए तो वो कितनी नगरीकरण है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। तब तक हम आप लोगों को बताते हैं कि गोवा का नगरीकरण कितना है। गोवा का याद रखेंगे आप लोग, इसका 62.2%। यहाँ पे और कौन सा पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉस्मोस, कॉस्मोस यहाँ पे एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है पूछा गया है। हम्बोल्ट, रेडजेल, रिटर, या फिर हेटनर। ये जो कॉस्मोस पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है हम्बोल्ट के द्वारा। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोग 2013 का ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो काफी आप लोगों को हलवा लग रहा होगा। वास्तव में उस टाइम में जो एक एक जो लाइन के क्वेश्चन थे फैक्ट वाले वो ज्यादा पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा टफ हो गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है बच्चों की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हम्बोल्ट ने कॉस्मोस लिखी थी, टोटल इसको 5 खंडों में यानी कि 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोपोलित तथा फेकोलित किस वर्ग की चट्टानें हैं? आग्नेय शैल की, अपसादी शैल की, कायांतरित शैल की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये जो चट्टान है लोपोलित और फेकोलित, इसको आप लोग किस में पढ़ते हैं? ये बनती है कैसे? मैग्मा के ठंडा होकर जमने से, ठीक है। जब मेग्मा ठंडा होता है जमता है तो कौन सी चट्टान बनती है? तो चट्टान बनती है आप लोगों की आग्नेय। तो ये कैसी चट्टानों का उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा आग्नेय शैल का, ठीक है। किसका हो जाएगा? आग्नेय शैल का हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो ये आंसर आप लोग बताने की जरूरत नहीं है। जो नवीन बलित पर्वत श्रृंखला हो जाएगी वो कौन सी है? हिमालय है। बी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और इसको जाना जाता है हिमालय को अल्पाइन एज के पर्वत, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है? ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होना, समान तापमान रहना, या फिर अक्षांशीय वृद्धि के साथ तापमान में कमी। तो क्या कारण होता है ताप विलोमता का, या फिर क्या तात्पर्य होता है? तो इसको आप लोग जानते हैं, जब ऊंचाई के साथ में तापमान घटने की वजह क्या होता है, नॉर्मल सामान्यतः में क्या होता है, जब नॉर्मल टाइम चल रहा हो तो जो ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। जैसे आप लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आप लोग जाएंगे हिमाचल, हिमाचल के बाद में भी आप लोग जम्मू कश्मीर जाएंगे, यानी कि ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो तापमान आप लोगों को हमेशा क्या होता है, घटता दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तापमान जब विलोमता होगी तो जब आप लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में कमी की बजाय क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जब तापमान में वृद्धि होती है तो इसी को आप लोग जानते हैं ताप विलोमता के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ताप विलोमता के नाम से जानते हैं। यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तृणभोजी जीव है, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन से जीव हैं जो कि घास तथा मांस दोनों प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे आप लोग इनको याद रखेंगे, जो सर्वाहारी जीव होते हैं। कौन से होते हैं? सर्वाहारी जीव, जिनमें हम लोग आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? हम लोग, इंसानी लोग आते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों का ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। घर में अकेले रहो अब तो, और जब क्लास लो तो गेट पे खटपट खटपट होनी ही है। चलिए, तो यहाँ पे कौन से जीव होते हैं जो कि घास और मांस दोनों का प्रकार का भोजन करते हैं? ये सर्वाहारी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है, 325 है, 372 है, या फिर 335 है? तो कितना है यहाँ का घनत्व? घनत्व यानी कि जैसे 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 2011 के अनुसार अगर देखी है तो वो कितनी है? 382 है। ए ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर 2001 की बात करें तब कितना था? 2001 में था 325। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि 2001 का, एक तक का डेटा पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कामेत, केदारनाथ, या फिर बद्रीनाथ? कौन सी चोटी हो जाएगी? तो यहाँ पे जो आप लोगों की उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, आप लोग जानते हैं नंदा देवी को। किसको जानते हैं? नंदा देवी को जानते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उत्तराखंड को कहा जाता है देवों की भूमि। क्या कहा जाता है इसको? देवों की भूमि इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चोटी है नंदा देवी, इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट आप लोग याद रखेंगे 7817 मीटर। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है, कौन सा हो जाएगा? सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, या फिर वायु परिवहन? कौन सा होता है सबसे सस्ता साधन? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे किसको? जल परिवहन सबसे सस्ता साधन होता है परिवहन के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हीरा एक कायांतित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? क्या है इसका मूल रूप? बलुआ पत्थर है, नीस है, कोयला है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? हीरा कैसा है? कायांतित चट्टान है, यानी किससे बनता है हीरा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो हीरा किससे बनता है? कोयले से बनता है। ठीक है, किसके द्वारा बनता है हीरा? कोयले से बनता है। जब कोयले पे बहुत ज्यादा ताप दाब ये सब पड़ता है तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है कोयले में, सॉरी हीरे में। किसमें हो जाता है ये?
हीरे के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। अब आप लोग ये मत करना कि जो आप लोग के घरों में कोयला रखा है उसके ऊपर आप लोग खूब ताप 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 उसको कूट कूट के मार दें कि एक हीरा कब बनेगा, तो वो हीरा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से तीनों साल लगातार पूछा गया है। ओडम ने, रॉनकियर ने, क्लीमेंट ने या फिर अर्नीस नेस ने। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे अर्नीस नेस के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है, ठीक है। और एक शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आप लोग नाम याद रखेंगे किसका? एजी टांसले का, ठीक है। और एक शब्द है मानव पारिस्थितिकी। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका किया गया था एच 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 बैरोज। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? अधिवास भूगोल, तो ये भी आप लोगों से 11th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसी में से पूछा गया है, ठीक है। अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भूआकृति विज्ञान, कृषि विज्ञान। तो भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा हो जाएगी? इसमें आप लोग याद रखेंगे भौतिक भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी में आप किसको पढ़ते हैं? भूआकृति विज्ञान को पढ़ते हैं, ठीक है। और इनको आप लोग किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल में पढ़ते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेड़ों को बचाना, महिलाओं को बचाना, धर्म को बचाना या फिर शिक्षा को बचाना। ये जो चिपको आंदोलन है इसका जो मेन उद्देश्य रहा था वो क्या था? पेड़ों को बचाना था। वहां के लोग जब क्या थे, पेड़ों को काट रहे थे कुछ लोग, तो जो उस जंगल में रहने वाले लोग थे वो लोग क्या किया था? पेड़ों का ऐसे घेरा बना लिया था, यानी कि पेड़ों को काटने से पहले उन लोगों को काटना पड़ेगा, तो इसलिए वो पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा, जो कि पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? 1970 के टाइम पे शुरू किया गया था ये वाला आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एवं केरल। कौन सा है राज्य जिसमें सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे आप लोग इसमें याद रखेंगे केरल में सबसे ज्यादा होता है क्या? रबड़ का उत्पादन। डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट, ठीक है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो जो भारत है, भारत में अपना जो भारत है वो चौथे स्थान पर है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले स्थान पर रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड बना हुआ है। कौन बना हुआ है यहाँ पे पहले स्थान पर? थाईलैंड बना हुआ है, ठीक है। और जो केरल है, भारत में अगर देखा जाए पहले स्थान पर, तो भारत में केरल है जहां पर रबड़ का उत्पादन अगर देखा जाए तो 88.5% यानी कि 89% के करीब में रबड़ का उत्पादन होता है 100 में से। आगे बढ़िए। भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है किसको? रेडजेल को, मार्थे को, हेटनर को, एराटोस्थेनीज को। किसको माना जाता है क्षेत्रीय भिन्नता? कोरोलॉजिकल। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे हेटनर को, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। हेटनर महोदय को अपन लोग जानते हैं कोरोलॉजिकल या फिर क्षेत्रीय भिन्नता के रूप में इनको जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वुहान औद्योगिक प्रदेश स्थित है कहाँ पे है? चीन में, इटली में, फ्रांस में या फिर जापान में। तो ये जो औद्योगिक प्रदेश है ये कहाँ पे है? ये है चीन में, ठीक है। कहाँ पे है? चीन में, जहां से कोरोना आया था वुहान से। ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है वुहान? तो ये प्रसिद्ध है लौह
इस्पात के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1995 में। तो जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है, इसका गठन कब किया गया था भारत सरकार के द्वारा? इसका किया गया था, यानी कि गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए ये एक प्राधिकरण चलाया गया था, जिसको आप लोग जानते हैं किसके नाम से? गंगा एक्शन प्लान भी इसको कहा जाता है। यही शुरू किया गया था 1985 से। 1985 से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। निम्न पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलून पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत। तो कौन सा है जो कि टर्सरी टाइम का नहीं है? बाकी के तीन यहाँ पे हैं, एक नहीं है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो जो आप लोगों का अपलेशियन पर्वत है, ठीक है, कौन सा है ये? अपलेशियन पर्वत है। ये टर्सरी टाइम का नहीं है, ये कब का है? हर्षियन युग का है। हर्षियन युग का है। बाकी के जो कुनलुन पर्वत दिया गया है, आल्पस पर्वत दिए गए हैं, एंडीज पर्वत दिए गए हैं, ये सभी कैसे टाइम के हो जाएंगे? टर्सरी पर्वतीकरण हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? पंजाब में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में एवं बिहार में। तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि जहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं आती है हर साल और पानी की भी मात्रा कम रहती है, तो वो कौन सी हो जाएगी जगह? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी बहुत ही कम पाई जाती है। सबसे कम इन क्षेत्रों में से देखी जाए तो इन सबसे कम यहाँ पे पाई जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का एक क्रोड है। यह कथन किसका है? डिकिंसन का, हर्टसोन का, ब्लोन्स का, हर्बर्टसन का। किसका कहा गया ये कथन, स्टेटमेंट किसका है? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ब्लोन्स के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया था? ब्लोन्स के द्वारा कहा गया था। और जो ब्लोन्स हैं, इनको मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है, या फिर इसका जन्मदाता कहा जाता है ब्लोन्स को ही। और साथ में इनको कहा जाता है संभववाद का जन्मदाता, ठीक है। संभववाद का जन्मदाता इनको कहा जाता है, ब्लोन्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन है ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद्य से, अखबारी कागज से, साड़ियों से, ऊनी वस्त्र से। किससे संबंधित हो जाएगा जो नेपा नगर है? इसको आप लोग जानते हैं अखबारी कागज के लिए, ठीक है। किसके लिए जानते हैं आप लोग? जो पहला जो अखबार मिल था या फिर कागज मिल था, वो स्थापित की गई थी, वो कहाँ पे की गई थी? नेपा नगर में ही स्थापित की गई थी, ठीक है। और ये नेपा नगर है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। कब यहाँ पे लगाई गई थी? 1955 में पहली पेपर मिल लगाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? ब्रून्स के द्वारा कहा गया है, ब्लॉन्स के द्वारा, हम्बोल्ट के द्वारा, या फिर हटिंगटन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है ये कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है? तो इसमें आप लोग एक नाम याद रखेंगे। ये किसके द्वारा कहा गया था? जीन ब्रून्स के द्वारा ये कहा गया था कि जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति का नियम होता है। ए ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़िए। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी महासागर से, हिंद महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है ये किससे संबंधित हो जाएगी? ये संबंधित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ठीक है। जो कि कैसी जलधारा है? ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात क्या रहा था? 1000 में से 900 था, 1000 में से 933 है, या फिर 1000 में से 940 है, 1000 में से 943। यानी कि
1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है ये, ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 2011 में क्या रही थी, ये आप लोगों को बताना है। तो 2011 में कितनी रही थी, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, पहले से बढ़ गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी, 10 बढ़ गई हैं अब, ठीक है। यानी कि अभी जो कुंवारे लोग रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, गिन के बताइएगा, 57 लोग रह जाएंगे कुंवारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था, यानी कि इनमें से एक भूगोलवेत्ता ऐसा था जिसने भूगोलवेत्ता बन गया, दूसरों के जो लिखी हुई बुक थी उनको पढ़ के उन पर अपने स्टेटमेंट दे दे के उन पर अपनी जो तर्क वितर्क करके, और एक ही कुर्सी पर ना तो कहीं पर गया, ना अपना किराया भाड़ा खर्च किया, ना अपने शरीर को परेशान किया, और बन गया भूगोलवेत्ता। तो उनमें से किसको जाना जाता है, जिसको आप लोग एक कुर्सी पर बैठने वाला या फिर आर्म चेयर जोग्राफर के नाम से जानते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांट महोदय हैं, ये इतने होशियार पर्सन थे, दूसरों के में कमी निकाल करके खुद बन गए भूगोलवेत्ता। बी ऑप्शन हो गया आप लोगों का करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेबर ने उद्योग की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 में, या फिर 1930 में। एक उद्योग स्थापना जो वेबर है, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था उद्योगों से संबंधित, तो वो कब दिया था ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि उन्होंने दिया था 1909 में, ठीक है। कब दिया था, 1909 में अपना ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, ठीक है। भारत में कोयला प्रदान सॉरी भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, रानीगंज में, धनबाद में, आसनसोल में, या फिर झरिया में। तो पहली जो कोयला खदान है या फिर खान है, कहाँ पे खोदी गई थी, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो पहली कोयला खान है ये खोजी गई थी रानीगंज में। बी ऑप्शन यहाँ पे सॉरी ए ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट, 1774 में ये पहली खान निकाली गई थी, ठीक है। और रानीगंज है कहाँ पे, ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल में आप लोगों की ये खाना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रेटेशियस युग में बांटा गया है, किसको बांटा गया है, मेसोजोइक को महाकल्प, केनोजोइक महाकल्प को, आर्कियोजोइक को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको आप लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं आप लोग, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ये जो आप लोगों का मेसोजोइक है ना, ठीक है, किसमें, मेसोजोइक को तीन बांटा गया इनको, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युग में, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का ए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या होगा। कोयले का भंडार से पूछा गया है, यानी कि बड़े से छोटे में अपन लोगों को चलना है, तो चलिए चलते हैं। देश में अगर कोयले का भंडार देखा जाए तो वो कितना है, 87% भाग पर पाया जाता है, कितने पर, 87% पे। और वो भी किन, कोई 5 राज्य हैं, बहुत ज्यादा, वो कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले आप लोग झारखंड को याद रखेंगे, किसको याद रखेंगे, झारखंड को। यहाँ पे झारखंड में कितना कोयला पाया जाता है, 24% के करीब में पाया जाता है, 24.88। फिर आता है आप लोगों का उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है 24.60। फिर आता है आप लोगों का छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 20.18% पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में पाया जाता है 8.51%, ठीक है। यहाँ पे एक और रह गया, मध्य प्रदेश से पहले आप लोग लिख सकते थे पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है 9.57%, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़िए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चतुर्थ है। कौन सा स्थान बना हुआ है विश्व में, तो विश्व में अभी तो दूसरा बना हुआ है, क्योंकि 2011 की जनगणना हुई है भाई, अगर 2021 की भी हो जाती तो कहीं हम चीन के बराबर ही पहुंचने वाले हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में या फिर इटली में? तो ये जो रुर औद्योगिक प्रदेश है ये कहाँ पे है? ये स्थित है जर्मनी में। और ये उद्योग इस पर किसका होता है यहाँ पे कोयला का। ठीक है, किसका होता है? कोयला का होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2022 में यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर मिलाती है किसको? भूमध्य सागर से काला सागर को, भूमध्य सागर से अरब सागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को, काला सागर से लाल सागर को। तो जो स्वेज नहर है किसको किससे मिलाती है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, ये मिलाती है भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। ठीक है, किसको किससे मिलाती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। ठीक है, और ये जो नहर बनी थी, इसमें एक नाम याद रखिएगा आप लोगों से, कभी अगर पूछ लिया जाए तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा था वो किसका रहा था? एफ डी लेसेब्ज। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? हल्दिया, जमशेदपुर, टीटागढ़, गुवाहाटी। कौन नहीं है कोलकाता और हुगली औद्योगिक प्रदेश में? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे किसको? जमशेदपुर को। किसको याद रखेंगे? जमशेदपुर को। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। बाकी के यहाँ पे जो दिए गए हैं हल्दिया, टीटागढ़ और गुवाहाटी या फिर नेहाटी, ये सभी किसमें हो जाएंगे? कोलकाता हुगली में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है, कहाँ पे है ये? पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, असोम हिमालय में एवं नेपाल हिमालय में। तो जो केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, ठीक है, दोनों ही कैसे हैं? तीर्थ स्थल है। कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है कुमाऊं हिमालय में। कहाँ पे है ये? कुमाऊं हिमालय में है। कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक। ठीक है, सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में जो भाग है उसको आप लोग जानते हैं कुमाऊं हिमालय के नाम से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चन को देख करके आप लोग ज्यादा सीरियस मत हो जाना, क्योंकि अब इससे काफी ज्यादा टफ पेपर आने लगा है। ये तो आप लोगों को एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टफ कर दिए हैं। लेकिन उस टाइम पर ये पेपर भी बहुत टफ था। उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था। 2013 के टाइम जो था, यानी कि उस टाइम पे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, इंटरनेट वगैरह बहुत महंगा था। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा सुविधाएं आप लोगों को दी गई हैं, हमें भी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी थी? हमबोल्ट ने, लेटर ने, रेडजेल ने या फिर हेटनर ने? किसने नींव रखी थी मानव भूगोल की? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे रेडजेल को। ठीक है, किसने रखी थी? रेडजेल ने रखी थी मानव भूगोल की नींव। और इसी को आप लोग जानते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फादर ऑफ, यानी कि राजनीतिक भूगोल के पिता भी किसको कहा जाता है? ये रेड जेल को कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मानव भूगोल का जन्मदाता इनको कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? राज्य की तुलना इन्होंने जीव से की थी। किसकी की थी? राज्य की तुलना की थी इन्होंने जीव से। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 65। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? 3 में, 4 में, 5 में या फिर 6 में? कितने में बांटा गया है भारत को? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे भारत को टोटल बांटा गया कितने में? 4 प्रदेशों में बांटा गया है। 4 प्रदेश कौन कौन से? जिसमें आप लोग पहले में पढ़ते हैं उत्तर पर्वतीय या फिर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे में आप लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीप पठार को। तीसरे में आप लोग पढ़ते हैं उच्च भारत का विशाल मैदान। या फिर
भारत का मैदानी भाग। और चौथे में आप लोग पढ़ते हैं किसको? तटवर्ती मैदान। या फिर दूसरा यहाँ पे द्वीपीय भाग। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है। कितने प्रदेश में बांटा गया भारत को? 4 में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असोम में स्थित है? चपनाला झील, हमीरसर झील, कोलेरू झील, साला झील। कौन सी झील है जो कि असम में स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ये कहाँ पे है? चपनाला झील। ये कहाँ पे है? असोम में है या फिर असम में है। और जो हमीरसर है ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ये आप लोगों के हिमाचल में है। कोलेरू कर्नाटक में। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और जो आपकी साला झील है ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्धकुंडे निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हम्बोल्ट के द्वारा, रिक्टर के द्वारा, रेडजेल के द्वारा या फिर रिचथोफेन के द्वारा? तो जो अर्धकुंडे बुक है ये लिखी गई थी, इसमें नाम आप लोग याद रखेंगे कार्ल रिटर का। ए और बी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है 10 से लेकर के 50 किलोमीटर, 50 से लेकर के 100 किलोमीटर, 100 से लेकर के 200 किलोमीटर, 500 से लेकर के 600 किलोमीटर। कितनी होती है हरिकेन के व्यास की लंबाई? तो यहाँ पे आप लोग इसका भी आंसर रखेंगे याद। जो हरिकेन होते हैं ये चक्रवात होते हैं। चक्रवात कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अगर इनकी व्यास मापी जाए तो वो कितनी होती है? इनकी होती है 500 से लेकर के 600 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है। कितनी होती है? 500 से लेकर के 600 किलोमीटर के बीच में होती है। अगर इन चक्रवातों में पवन का वेग देखा जाए तो पवन का वेग होता है 120 से लेकर के 200 किलोमीटर का। कितना होता है? 120 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में मत्स्य उत्पादन में कौन प्रथम है? कौन है यहाँ पे? जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, नॉर्वे है या फिर ब्रिटेन है? तो यहाँ पे जो प्रथम हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? जब पूछा गया था प्रश्न उस टाइम के ही आंसर अगर बताया जाए तो वो क्या हो जाएगा? जापान है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन अभी का टाइम अगर देखा जाए तो अभी कौन है? अभी ये चीन बना हुआ है। चीन के बाद में दूसरा स्थान किसका आ जाएगा? यहाँ पे भारत का आ गया है। ठीक है। ये न्यू डेटा आप लोग याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, डेविस ने अपवर्तन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 1, 2, 3 या फिर 4 का? तो अभी आप लोगों ने डेविस का त्रिकूट पढ़ा हुआ है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कितनी अवस्थाएं इसमें थी। तो 3 थी। टोटल कितनी थी? 3 थी। 3 में कौन कौन सी है? पहली हो जाएगी आप लोगों की तरुणावस्था, दूसरी हो जाएगी प्रोणावस्था, तीसरी हो जाएगी जीर्णावस्था। ठीक है। ये 3 में इन्होंने बांटा था। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार में, उष्णकटिबंधीय मानसून में, ज्वारीय वन में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में? सुंदरवन कहाँ पे देखने को मिलते हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे ये कैसी है? ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। कैसी है ये? ज्वारीय वनस्पति में पाए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। और ये जो सुंदरबन है ये डेल्टाई क्षेत्रों पर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? डेल्टाई क्षेत्रों पर। चलिए आगे बढ़े।
निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? भूमध्य सागरीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत सागरीय पेटी में, हिंद महासागरीय पेटी में। तो जो सबसे ज्यादा भूकंप है वो कौन से क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे, समस्त यानी कि पूरे ग्लोब का अगर देखा जाए, पूरे पृथ्वी का अगर भूकंप देखा जाए तो यहाँ पे 63% आता है। वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये परे प्रशांत महासागरीय पेटी हो जाएगी, जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप अब तक अंकित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी एवं मध्य अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर मध्य एशिया में? तो जो सवाना घास के मैदान है कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, ये जो सवाना घास के मैदान है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। कहाँ से लेकर के? 10 से लेकर के 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में, यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों में पाए जाते हैं। तो जो आप लोगों का हो जाएगा क्या? उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है जहां पे आप लोगों को सवाना घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 74, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडवर्ड एकरमैन का, हम्बोल्ट का, हेटनर का, गिफिट टेलर का? तो ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, हेटनर से जो पूछा गया है। हेटनर ने क्या कहा था? भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नदियां दी गई हैं, कहाँ से निकलती है ये पूछा गया है। तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है आप लोगों को बताना है। यमुना नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो चलिए इनको लगा लेते हैं। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, यानी कि ए का करेंगे आप लोग 4, जो कि 3 में दिया गया है। आगे चले तो कृष्णा नदी ये निकलती है आप लोगों की महाबलेश्वर से, बी का 3, यानी कि गए 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 ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का। फिर भी देख लीजिए आगे। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से, और जो आप लोगों की महानदी है ये निकलती है सिहावा से। ऑप्शन आप लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्ट्रेबो, टोलेमी, अल मसूदी, हम्बोल्ट? कौन था बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला पहला व्यक्ति? तो यहाँ पे आप लोग इसमें नाम याद रखेंगे टोलेमी। ठीक है, टोलेमी ने क्या किया था? मानचित्र पर बंगाल की खाड़ी को दर्शाया था। ठीक है, और उन्होंने जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उसको भी हिमालय से निकलता हुआ दिखाया था। ये किसके द्वारा दिखाया गया था? टोलेमी के द्वारा ही दिखाया गया था। और टोलेमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में जो महाद्वीप है इसकी जो कल्पना की थी, जिसको आप लोग अफ्रीका के नाम से जानते हैं। ठीक है, नहीं, अफ्रीका नहीं, जो हिंद महासागर के दक्षिण में बताया था, यानी कि अंटार्कटिका की बात इन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? काकरापार की, कैगा की, तारापुर की, कुडनकुलम की? किसकी है यहाँ पे नाभिक क्षमता? आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो किसकी हो जाएगी? कुडनकुलम की हो जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? हम्बोल्ट ने, या फिर रिटर ने, रेडजेल ने, रिस्टोपेन ने? तो राज्य का जीव सिद्धांत अभी आप लोगों ने पढ़ लिया था, शायद मैंने इसका आंसर बताया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया था? रेडजेल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। अच्छा, और ये जो रेडजेल थे किससे प्रभावित थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, डार्विन से प्रभावित थे। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पे? जापान के निकट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट, ग्रेट ब्रिटेन के निकट, मध्य अटलांटिक महासागर के? तो जो आप लोगों की ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पे है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट में स्थित है।
प्रवाल भित्ति है ये, जो कि उन्होंने क्या बना रखा है, पूरा एक गोला रिंग टाइप का बना रखा है, जिसको आप लोग ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने किया था ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग? टॉलमी के द्वारा, इराटोस्थेनीज के द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा, हिकेटियस के द्वारा। तो यहाँ पे जो ज्योग्राफिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इराटोस्थेनीज के द्वारा, जो कि एक यूनानी भूगोल वेत्ता है। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई थी? प्रायद्वीप भारत में, मध्यवर्ती भारत में, भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जो हरित क्रांति है कहाँ पे सफल हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे 3 क्षेत्रों को आप लोग याद रखेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा सफल ये हुई थी। इसमें आप लोग पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ये हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल हुई थी। और किसमें हुई थी? जो सबसे ज्यादा सफलता मिली थी वो गेहूं उत्पादन में। किसमें मिली थी? गेहूं उत्पादन में। और चावल उत्पादन में मिली थी तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इन वाले जो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो फसल उगाई थी वो कौन सी थी? गेहूं थी। आगे बढ़िए। एटॉल है, क्या है एटॉल? समुद्रीय धारा है, पर्वतीय शिखर है, द्वीप है, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। क्या हो जाएगी एटॉल? तो एटॉल को आप लोग जानते हैं क्या होती है? ये एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था किसको? ग्रेट बैरियर रीफ को पढ़ा था। उसी तरीके से आप लोग एटॉल भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टार्न झील संबंधित है किससे? सर्क से, मरुस्थल से, बाढ़ का मैदान से या फिर पठार से। तो जो टॉर्न झील है ये कैसे बनती है? ये संबंधित है सर्क से। ठीक है, किससे बनती है? सर्क से बनती है। और सर्क किससे संबंधित है? ये ग्लेशियर से, हिमनद से संबंधित है। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदस्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी? हटिंगटन ने, हर्टसोन ने, डेविस ने, सावर ने। तो यहाँ पे आप लोग किसका नाम याद रखते हैं? ये शायद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इसी एक ही पेपर में। किसने ये संकल्पना दी थी? तो इसमें आप लोग नाम याद रखेंगे, कार्ल ओ सावर का, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। 1925 में उन्होंने अपनी ये संकल्पना प्रस्तुत की थी। आगे बढ़िए। खेतड़ी में क्या है? तांबा की खाने हैं, कोयला की खाने हैं, बॉक्साइट की खाने हैं या फिर लो अयस्क की खाने हैं। क्या है खेतड़ी में? ठीक है, तो खेतड़ी में है तांबा की खाने, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। और खेतड़ी है कहाँ पे? ये राजस्थान में है। ठीक है, किस में है ये? राजस्थान में है। और जो तांबा होता है वो, मतलब इनको सेपरेट नहीं मिलता है। तांबा किससे मिलकर के बनता है ये? कहाँ से? यहाँ पे लिखो, कांसे से प्लस जस्ता, ये मिलकर के क्या बनता है? तांबा बनता है। आगे बढ़िए। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है या फिर महाराष्ट्र है। कौन है सबसे विकसित राज्य? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे किसको? पंजाब को। पंजाब क्या हो जाएगा? खेती की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? जलप्रपात का, गोखुर झील का, बरखान का, बी आकार की घाटी का। तो जो नदी से संबंधित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, जलप्रपात नदी बनाती है, गोखुर झील भी नदी बनाती है, बी आकार की घाटी शुरुआती टाइम में नदी बनाती है। नहीं बनाती है तो वो क्या हो जाएगा? बरखान है। बरखान क्या नहीं बनाती है ये? नदी नहीं बनाती है। ठीक है,
ये जो बरखान है किसके द्वारा बनता है? ये बनता है पवन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनता है? पवन के द्वारा बनता है। बाकी के सभी नदी के द्वारा बनी हुई शिलाकृति है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? सूती वस्त्र से, कागज से, ऊनी वस्त्र से, जूट से। तो जो लाल इमली है इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध होता है ऊनी वस्त्र से। ठीक है, किससे होता है? ऊनी वस्त्र से होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट, जिसको आप लोग कुटीर उद्योग में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है आग्नेय, अपसादी, कायांतरित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी सेल होती है जो कि प्राथमिक है? तो सबसे पहले जो आप लोगों की सेल होती है जो कि मैग्मा के ठंडा होने से जमने के कारण जो चट्टान बनती है उसको अपन लोग सेल के नाम से जानते हैं। और जो प्राथमिक होती है वो क्या होती है? आप लोगों की आग्नेय के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये जो चट्टानें होती हैं रवेदार होती हैं, परतहीन होती है, यानी कि इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी लावा क्या होता है? ये ठंडा हो जाता है। और काफी ज्यादा कठोर प्रकृति की होती है, अप्रवेश्य होती है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी अंदर जाना बहुत ज्यादा वैसा होता है, कठिन होता है, जीवाश्म रहित होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति घटाना, मानसून की विफलता को बचाना या फिर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। तो इससे ही जी क्वेश्चन शायद ही आप लोगों को मिले। क्या कारण होता है, सॉरी क्या कार्य होता है ओजोन परत का? तो वो क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को रोकना। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक आप लोगों की ये ओजोन लेयर पाई जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 91 क्वेश्चन नंबर आ गया, थोड़े से और रह गए हैं। आइसोडापेन एक शब्द है जो कि प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? बेबर के द्वारा, ऑगस्ट लॉस के द्वारा, हैविस के द्वारा या फिर हूवर के द्वारा। हैविस नहीं होगा, ये डेविस होगा। और यहाँ पे कॉस नहीं होगा, यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो किसके द्वारा यूज किया गया था आइसोडापिन का? आइसोडापिन का सबसे पहले यूज किया गया था बेबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बेबर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इन्होंने एक उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिस सिद्धांत में इन्होंने आइसोडापिन शब्द का प्रयोग किया गया था। आइसोडापिन का मतलब होता है जो समान परिवहन लागत रेखा होती है, उसके लिए इन्होंने एक वर्ड का यूज किया गया था जिसका नाम आप लोग जानते हैं आइसोडापिन को। आगे बढ़िए 92। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है? हंटिंगटन ने, टेलर ने, ईसाई हुमैन ने या फिर सैम्पुल ने। किसके द्वारा कहा गया है कि मानव जो है पृथ्वी की उपज होती है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे सैम्पुल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? सैम्पुल के द्वारा कहा गया है, जो कि एक नियतिवादी थी। आगे बढ़िए। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है एस्कर, सर्क, टॉर्न या फिर हिमसोपान। तो यहाँ पे जो सभी स्थलाकृति दी गई है तो हिमानी के द्वारा ही बनी हुई, लेकिन जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति कौन सी हो जाएगी वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग एस्कर को याद रखेंगे। ठीक है, किसको याद रखेंगे? एस्कर जो है एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अपसौर की स्थिति होती है कब? 3 जनवरी को, 21 जून को, 4 जुलाई को या फिर 22 दिसंबर को। कब होती है अपसौर की स्थिति? देखिए, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है उसको आप लोग जानते हैं अपसौर के नाम से। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है उसको आप लोग जानते हैं उपसौर के नाम से। तो जब सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है, यानी कि ये बात कब की कर रहा है? 4 जुलाई की। अपसौर कब बनता है? 4 जुलाई को बनता है। और उपसौर कब बनता है? 3 जनवरी को बनता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.5 है, 3.5, 5.5 या फिर 11.0 है? कितना हो जाएगा पूरी पृथ्वी का? तो पूरी पृथ्वी का अगर आप लोग औसत घनत्व देखें तो वो कितना है? 5.5 है। ठीक है, कितना है? 5.5 है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सुंडा खाई स्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना हो जाएगा ये? सुंडा खाई कहाँ पे मिलती है? सुंडा खाई आप लोग मिलती है कहाँ पे बताओ? हिंद महासागर में, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तीसरा जो आपका पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कोयले से सेम क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 वाले में भी, 16 वाले में भी, 13 वाले में भी। अब आप लोग 11 का डिस्कस करेंगे, उसमें भी देखेंगे कोयला आता है कि नहीं आता। भाई कोयला के बिना पेपर अधूरा सा लग रहा है। तो यहाँ पर जो एंथ्रेसाइड है ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 90 से लेकर के 95%, यानी कि जितना ज्यादा कार्बन होता है उतना ज्यादा वो अच्छा कोयला होता है। कम धुआं देता है और आग ज्यादा देता है। चलो आगे बढ़िए। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है मानव भोजन में, पशुओं के चारे में, स्टार्च बनाने में, अल्कोहल तैयार करने में। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पे मक्का का सबसे ज्यादा प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया जाता है पशुओं के चारे के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और ले मुझे अमेरिकन भुट्टा पसंद है यार, जो स्वीट कॉर्न होता है वो मुझको सबसे ज्यादा पसंद है। अब बताओ इसको खाऊं या नहीं खाऊं? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसने तो दिल तोड़ दिया मेरा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में बता रहा है, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में बता रहा है, जोजिला जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो सिपकिला है हिमाचल प्रदेश में है, ये ठीक है। लिपुलेखला ये जो आपको बता रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है भाई। तो जो आपका बी ऑप्शन गलत दिया गया वही सही हो जाएगा। नाथुला सिक्किम में, ये ठीक है। जोजिला जम्मू कश्मीर में, ये भी ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। छत्रक शिला अपरदन की किस कारक का प्रतिफल होता है? हिमनद का, नदी का, पवन का, या फिर समुद्री लहर का? तो आप लोगों ने छत्रक शिला पढ़ा होगा, इस तरीके से बनता है। ये किसके द्वारा बनता है? ये बनता है पवन के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? ये पवन के द्वारा बनता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? बलन का, भ्रंशन का, समबलन का, या फिर नापे का? तो जो रिफ्ट घाटी है ये किसके द्वारा बनती है? इसको आप लोग याद रखेंगे, भ्रंशन के परिणाम है। ये किसका परिणाम है? भ्रंशन का परिणाम है। कैसे होता है? यानी कि जब कोई भी दो सामान्यतः भ्रंश होते हैं, एक ये प्लेट हो जाएगी, एक ये प्लेट हो जाएगी। अब या तो क्या होता है, इसमें एक भाग इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो जो इधर का भाग है वो नीचे धस जाता है। क्या होता है ये जो नीचे दसा हुआ भाग होता है इसको आप लोग कैसे जानते हैं? रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी के नाम से इसको जानते हैं। अगर इसको जर्मन भाषा में देखा जाए तो जर्मन भाषा में इसको ग्राबेन कहा जाता है। कई बार इसका नाम ग्राबेन आप लोगों से पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसका नाम ग्राबेन भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए। स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे? विषुवत रेखीय वन में, भूमध्य सागरीय वन में, टेगा वन में, या फिर मानसूनी वन में? कहाँ पे पाए जाते हैं ये? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, जो स्प्रूस है, फर है और चीड़ है, ये पाए जाते हैं टैगा वनों में। सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट, ठीक है। ये जो टैगा वन होते हैं इनको आप लोग एक और नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कोणधारी वन। शीतोष्ण कोणधारी वन, ठीक है, इनका अलग नाम ये भी होता है। और ये वन हम एक बात और याद रखिएगा, ये वन जो पाए जाते हैं ये वाले केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, दक्षिण में नहीं पाए जाते। उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका विस्तार अगर आप लोग देखें तो अमेरिका में, यूरेशिया में, जो आपके शीत महाद्वीप होते हैं यानी कि जहाँ पे बर्फ जमी रहती है वहां पे पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है? 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में? तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस देखा गया है वो कब देखा गया है? वो देखा गया था 1981
71 में, ठीक है। कब देखा गया था? 1971 में। ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, कैप्टन कुक। कौन थे जिसने भारत की खोज करी थी? तो जो भारत की खोज करी थी उनका नाम आप लोग कैसे भूल सकते हैं? वास्को डी गामा। बढ़िया रहा इन्होंने खोज कर लिया, वरना अपन लोग कहाँ जाते यार। ए ऑप्शन हो जाता करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? मई में, जून में, जुलाई में या फिर अगस्त में? सबसे ज्यादा वर्षा कौन से महीने में होती है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो जुलाई के माह में होती है, ठीक है, जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं। लेकिन कभी भी स्कूल के टाइम पर वर्षा नहीं होती है, हमेशा 12 बजे 1 बजे के बाद होगी, या फिर 7 बजे के 8 बजे का स्कूल होगा तो 8 बज के 10 मिनट पे वर्षा शुरू होगी, ठीक है। यानी कि रेनी डे तो हो ही नहीं पाता है। हम लोग के टाइम में हम हमेशा यही दुआ करते थे कि भाई रेनी डे हो जाए, हम घर पे रहें, घर पे रहें, भले ही हमें घर पे मम्मी काम करवाएं पर हमें घर पे रह लेंगे। तो ऐसा होता है। चलो आगे बढ़िए। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1950 को, 3 मई 1960 को, 3 मई 1963 को, 3 मई 1965 को, ठीक है। तो इससे आप लोगों को एक चीज पता चल गई क्या? किसकी स्थापना 3 मई को हुई थी? अपडेट आप लोग बताइए, जो ईयर आप लोग बताइए कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो व्यापार संघ है इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1960 को हुई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में कहवा के बाग कहलाते हैं क्या? कहवा बाग, फेजेंडा, सेल्वास एवं पंपास। क्या कहलाते हैं कहवा के बाग? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो जो ब्राजील है उसमें कहवा के बागों को अपन लोग जानते हैं किसके नाम से? फेजेंडा के नाम से, ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। किस नाम से जानते हैं? फेजेंडा के नाम से जानते हैं। और अगर ब्राजील को देखा जाए तो ब्राजील जो है कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान बनाए रखे है, ठीक है। कौन सा है ये? प्रथम स्थान बनाए रखे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50% टोटल, यानी कि 100 में से 50% जो उत्पादन करता है वो ब्राजील ही करता है कहवा का। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लॉन्च से संबंधित है? निश्चयवाद की, संभववाद की, नव निश्चयवाद की, प्रसंभववाद की। तो यहाँ पे अभी अपन लोगों ने इसको जान लिया था। ब्लॉन्स जो संबंधित है किससे हो जाएंगे? संभववाद से हो जाएंगे। इनका जनक भी इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। अगर ये जो शब्द की बात करें, जो संभववाद शब्द है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, लुसियन फेब्रे का। लेकिन इस पर कार्य किसने किया था? वो ब्लॉन्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर को, घाघरा को, पेरियार को, यमुना को। किसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल? चार नदियां आप लोगों को दी गई हैं, जिसमें आप लोग दामोदर नदी को जानते हैं जैविक मरुस्थल के नाम से, ठीक है। किसको जानते हैं? दामोदर नदी को आप लोग जानते हैं जैविक मरुस्थल के कारण, ठीक है। क्यों? यहाँ पे अधिक जैविक भार है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़िए। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज कितना है? 54%, 65, 77 या फिर 10? कितना है? तो इसमें आप लोग देखिए पढ़ते होंगे, जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड कितना परसेंट पाया जाता है? 77.8% पाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है आप लोगों का मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कितना पाया जाता है? 10.9%। फिर आता है आप लोगों का मैग्नीशियम सल्फेट, ये पाया जाता है 4.7%। फिर आता है आप लोगों को कैल्शियम सल्फेट, ये पाया जाता है 3.6%। फिर आता है आपका पोटेशियम सल्फेट,
ये पाया जाता है कितना, 2.5%। और फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये पाया जाता है 0.3%। ठीक है, इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाते हैं ये वाले। सेल के रूपांतरण से बनने वाली सेल को कहते हैं क्या, स्लेट, संगमरमर, नाइस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जब सेल पर और भी ज्यादा उनका क्या होता है, ताप दाब पड़ता है, तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। फिर उसको किस नाम से जानते हैं आप लोग, सेल का जब रूप परिवर्तन होता है तो उसको जानते हैं आप लोग स्लेट के नाम से। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सौर कलंक क्या होते हैं, सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, या फिर सूर्य के समीप लाल धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर कलंक होते हैं इनको आप लोग कैसे जानते हैं, इनको जानते हैं आप लोग, जो सूर्य की सतह होती है उसके ऊपर जो काले धब्बे होते हैं इनको आप लोग सन स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। इसको फेयर लवली की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, उसका आप हमें आंसर बताना। आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, उम्ब्रा। ठीक है, ये इसी से संबंधित है इसलिए पूछ रही हूँ, उम्ब्रा। और एक पढ़ा हुआ आप लोगों ने पेनुम्ब्रा। ये क्या होते हैं, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका कमेंट कीजिएगा क्या होता है ये। चलो आगे बढ़िए। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, उष्ण है, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र है, या फिर उष्ण शुष्क है। चावल कैसा है, तो चावल जो पौधा है वो कैसा हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र प्रकार का ये पौधा होता है। यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। जो चावल के लिए अगर तापमान की पूछा जाए तो तापमान इसको चाहिए 24 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसको तापमान चाहिए होता है। अगर वर्षा की बात करें, वार्षिक वर्षा, तो वार्षिक वर्षा इसको 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए होती है। इसमें पानी रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि खेतों में जल भरा रहे। आगे बढ़ो। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, गोदावरी नदी पर, महानदी पर, कोसी नदी पर, या फिर बाराकर नदी पर। कौन सी नदी पर बना है हीराकुंड बांध, तो जो हीराकुंड बांध है ये कौन सी पर बना है, ये बना हुआ है महानदी पर। बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो महानदी है यहाँ पे काफी ज्यादा बाढ़ भी आती है, इसीलिए इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा का शोक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। आगे बढ़ो। और जो हीराकुंड बांध है इसकी विशेषता एक और याद रखिएगा, कि ये जो बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, विश्व का है ये। ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़िए। बॉन्थ्यूरेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है क्या, ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र, गहन फसल कृषि क्षेत्र, फसल कृषि जिसमें प्रति व पशुचारण हो, और पशुचारण। कौन सा है जो कि सबसे लास्ट का है इसमें, देखिए जो बॉन्थ्यूरेन है इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 6 पेटियों में बांटा था। सिद्धांत को कितने पेटियों में बांटा था, टोटल 6 पेटियों में बांटा था। अब 6 पेटियों में उन्होंने किस तरीके से बांटा था, पहला तो उन्होंने बताया था कि जो साग सब्जी और खेती होगी, दुग्ध उत्पादन होगा, साग सब्जी। ठीक है, दूसरे में उन्होंने रखा था ईंधन के लिए लकड़ी, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये दूसरे में रखा था। फिर तीसरे में इन्होंने रखा था गहन कृषि को, ये इन्होंने तीसरे में रखा था गहन कृषि को। और 4 और 5 में इन्होंने रखा था विस्तृत पद्धति की अन्न खेती होगी, यानी कि बड़े क्षेत्र पर। यानी कि ये वाली हो जाएगी।
और जो आप लोगों का छठवें पे इन्होंने रखा था वो हो जाएगा आप लोगों का पशुचारण। ये कौन से नंबर पर हो जाएगा? छठवें पर, यानी कि सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा? पशुचारण होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण घास के प्रदेश में, या फिर सवाना बायोम में? किसमें पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, परस्पर उच्च वर्षा होती है, तापमान भी यहाँ पे उच्च पाया जाता है, जिसके कारण जो जैव विविधता होती है वो यहाँ पे हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? जेफरसन, सैमुअल हंटिंगटन, कार्ल सावर? कौन हो जाएंगे जो कि सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता के नाम से जाने जाते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता के लिए कार्ल और सावर, इनसे संबंधित ये तीसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में, ठीक है, इन्हीं से संबंधित है। चलो आगे बढ़िए। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली थी किसके द्वारा? जीन ब्रून्स ने, अल्बर्ट डिमांजिया ने, एबी परपिल्लो ने, बाइडल डीला ब्लॉन्स ने? किसने डाली थी फ्रांस में मानव भूगोल की नींव? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे बाइडल डीला ब्लॉन्स, जिन्होंने क्या किया था, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली थी, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्रांस में इन्हें मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? थॉर्नटवेट के द्वारा, कोपेन के द्वारा, स्टाम के द्वारा, ट्रिवार्था के द्वारा? किसके द्वारा ये कहा गया बताइए? तो यहाँ पे आप लोग एक नाम याद रखेंगे कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये कोपेन महोदय के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोपेन ने क्या किया था, जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जो कि 1900 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। आधार किसको रखा था इन्होंने? केंडोल को बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की है? क्रमबद्ध भूगोल को, प्रादेशिक भूगोल को, भौतिक भूगोल को, या फिर मानव भूगोल को? तो किस में इन्होंने ज्यादा कार्य किया है ये आप लोगों को बताना है। तो जो हम्बोल्ट है, इन्होंने वरीयता जो दी है वो किसको दी है? क्रमबद्ध भूगोल को दी है। किसको दी है? क्रमबद्ध भूगोल को दी है, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। ज्योग्राफिया यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लेचार्ड, ब्रून्स, ब्लॉन्स, या फिर डिमांजिया? ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें आप लोग याद रखेंगे नाम किसका? ब्लॉन्स महोदय का, ठीक है। ब्लॉन्स से भी ये तीसरा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़िए। सिराको क्या है? ज्वालामुखी है, स्थानीय पवन है, पक्षी है, या फिर द्वीप है? क्या है सिराको? सिराको, या फिर आप इसको सिरोको भी पढ़ते हैं, ठीक है। सिरोको क्या है ये एक स्थानीय पवन है, जो कि कैसी है? गर्म है, शुष्क है, लाल रेत भरी पवन है। कैसी है ये? गर्म है, शुष्क है, लाल रेत भरी पवन है, जो कि कहाँ पे बहती है? ये बहती है सहारा रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी ये कौन कौन से क्षेत्र में? ये इटली में, स्पेन में, इन क्षेत्रों में भी बहती है। सूर्य से संचालित ऊर्जा, सूर्यतप, बिजली की धारा का अवरोधन, पृथक्करण, या फिर विकिरण? क्या होती है जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बताओ। इसको बोलते हैं सूर्यताप, ठीक है। क्या बोलते हैं? सूर्यताप बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत जिसको निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? निफे में क्या क्या होता है? यानी कि निकिल और फेरस, निकिल और लोहा? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? सूती वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, लोहा इस्पात के लिए, या फिर कागज के लिए? तो जो मैनचेस्टर है किसके लिए यूज किया गया है? ये सूती वस्त्रों के लिए यूज किया गया है। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद है। क्यों इसको मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल अहमदाबाद में ही लगाई गई है, इसलिए अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन, यानी कि 2013 का अपन लोगों ने पेपर कर लिया कंप्लीट। अब अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में 2011 का। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।